हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन और स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय जी सक्सेस कोचिंग। मैं आपको साइंस पढ़ा रहा था और साइंस की आज जो लेने वाले हैं टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक है आपेक्षिक घनत्व, मतलब रिलेटिव डेंसिटी। क्या फर्क पड़ता है रिलेटिव डेंसिटी से? आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? ये किसी वस्तु के सापेक्ष किसी का घनत्व, किसी एक पदार्थ के सापेक्ष दूसरे का घनत्व आपेक्षिक घनत्व होता है। ठीक है, और यहां पर हमेशा हम किसी के रूप में कंपैरिजन करते हैं और वो रहता है द्रव, मतलब पानी। ठीक है, हमेशा हम घनत्व किसके, आपेक्षिक घनत्व किसके कंपैरिजन में देखते हैं? किन्हीं भी पदार्थ का पानी के कंपैरिजन में। ये फिक्स किया गया है कि किसी भी वस्तुओं का या दूसरे पदार्थों का घनत्व जल के द्रव के घनत्व से कितना अधिक है या कम है, उसी से इनको डिनोट किया जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी उसकी अधिक है या कम है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है कोई चीज पानी में तैरेगी या डूबेगी। ठीक है, अगर मान लो ये पानी है और पानी के आपेक्षिक घनत्व के मान से किसी वस्तु का मान कम है, उसका घनत्व कम है, तो वो वस्तु पानी के ऊपर तैरेगी। और यदि उसका घनत्व, ठीक है, कम है तो वो तैरेगी क्या? उसका घनत्व। और यदि उसका घनत्व ज़्यादा है पानी से, तो वस्तु कहाँ होगी? उसमें डूब जाएगी, जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो। तो रिलेटिव डेंसिटी ये बताती है कि कोई वस्तु पानी में तैरेगी या डूबेगी। पर इस थ्योरी से बहुत सारी बातें सामने निकल कर आई हैं। खासकर यहाँ से क्वेश्चन आता है बर्फ को लेकर, क्योंकि बर्फ का जो आपने देखा होगा, अगर किसी ग्लास में बर्फ के टुकड़े को डाला जाए तो बर्फ का टुकड़ा पानी से ही बना हुआ होता है। ठीक है, सेम आयतन का होते हुए भी वो उसमें तैरता है। ठीक है, इस तरीके से बर्फ का जो टुकड़ा होता है वो उसमें तैरेगा। तो ये तैरेगा, इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है। बर्फ का घनत्व क्या होता है? पानी से या जल से हमेशा क्या होता है? कम होता है। ये आपको एक इंडिकेट कर रहा है। साइंस रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है। समझ लिए तो बहुत कुछ समझ लिए। अगर पानी में कोई चीज़ तैर रही है, मतलब बर्फ भी तैरता है, आपने देखा है, तो तैर रहा है, इसका मतलब साफ क्लियर है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। एक चीज, ये इसका आंसर आया। पर कितना कम होगा या कितना भाग उसका डूबेगा, तो ये इसका एक रेशो चलता है, क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व का 9/10 भाग होता है। क्या होता है? 9/10 भाग। इसका कहने का मतलब कि अगर 10 घनत्व पानी का है तो बर्फ का घनत्व 9 बनेगा हमेशा उसी पानी का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी जो है वो बर्फ जो है वो पानी के अंदर 90% डूबेगा, और 10 में से 9 कम करे तो कितना बचा? 1, मतलब सिर्फ 10% वो ऊपर दिखेगा। मतलब उसका बर्फ के टुकड़े का 10% भाग ऊपर रहेगा, पर 90% भाग कहाँ रहेगा? पानी में नीचे की ओर रहेगा। ठीक है, ये ध्यान समझ में आ रहा? वो टोटल बन जाएगा 100%, जो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, 10% और 90% मिलाकर। तो हम ये देखें कि अगर नॉर्मल पानी है या शुद्ध पानी है, ये सभी ये काय के लिए आंकड़े हैं, शुद्ध जल के लिए। तो अगर इस बात की बात करें कि शुद्ध जल है तो उसमें बर्फ का कितना भाग ऊपर रहेगा, तो ये कितना रहेगा? 10 में से 9 कम हो गया तो 1/10 भी कह सकते हो या इसे 10% भी कह सकते हो। ठीक है, तो आप 1/10 भाग उसका ऊपर रहेगा और 9/10 भाग या उसका 90% कहाँ रहेगा? पानी में रहेगा। पर जो समुद्र के अंदर बड़े बड़े ग्लेशियर हम देखते हैं, ठीक है, जिन्हें आइसबर्ग कहा जाता है समुद्र के अंदर, उनमें ये आंकड़ा नहीं चलता है, और उसी के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। देखिए, जो समुद्र के अंदर आइसबर्ग होंगे, ठीक है, ऐसे विशाल टुकड़े होंगे जो बर्फ के रूप में उनके ऊपर तैरते हैं, जो खासकर ध्रुवों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आर्कटिक पर है और नीचे अटलांटिका पर है, जो ध्रुवों पर बने हुए बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, आइसबर्ग। इनमें क्या होता है? देखिए, समुद्र का जल जो है उसमें लवणता अधिक है, ये आपको पता है। उसकी लवणता अधिक होने की वजह से, ठीक है, उसकी लवणता अधिक होने की वजह से उसका घनत्व भी बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से वो बर्फ का इतना भाग नीचे नहीं आने देते। तो उसका एक नया जो रेशो हमारे सामने बन के आता है, जहाँ आइसबर्ग या पानी के अंदर बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर डूबे रहते हैं, उसका नया आंकड़ा आता है 8/9। कितना? 8/9। मतलब उस कंडीशन में 9 में से 8वां भाग ही उसका कहाँ पर रहेगा? पानी में डूबा हुआ रहेगा, और 1/9 जो रहेगा उसका वो कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। तो देखिए, शुद्ध जल के लिए बर्फ ऊपर रहेगा कितना? 1/10। पर
ग्लेशियर में या समुद्र की कंडीशन में या आइसबर्ग की कंडीशन में बर्फ का कितना भाग ऊपर रहेगा समुद्र से? 1/9। दोनों आंकड़ों में फर्क है, ये बखूबी आपको समझना होगा, क्योंकि समुद्र के जल की लवणता अधिक होती है, इसकी वजह से वो उसे थोड़ा सा ऊपर की ओर धकेलेगा। आई होप आपको अपेक्षित घनत्व का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर हमें समझ में आया है, ताकि आपके लिए और क्लासेस ऐसी बना पाऊं। ठीक है, जय भारत, जय हिंद।